हाँ भाई, ऑनलाइन क्लियर है। हाँ हाँ भाई, कल हम बात कर रहे थे प्रिज्म के बारे में, सॉरी टीआईआर के बारे में। एक प्रॉब्लम और बतानी है टीआईआर में, इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ती है, और फिर हम प्रिज्म की बात करें। ये बंद कर ले, आवाज आ रही, 10 मिनट बाद खोल देना बच्चों को। देखिए, एक बात समझें। मान लीजिए हमारे पास ये ब्लॉक है, और यहां हम थीटा एंगल पे जब आते हैं, यहां से निकलने के बाद इधर भी जाएंगे, यहां से बाहर निकल भी सकते हैं, और हो सकता है इसका टीआईआर भी हो जाए। मान लीजिए जब इस एंगल पे हम आते हैं, तब ये एंगल एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ऐसा हमने माना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि अगर ऐसा है कि जब हम वहां थीटा एंगल पर आते हैं तब ये एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल है, तो बताइए ये ब्लॉक जिस मटेरियल का बना है उसका म्यू कितना है, उसका म्यू कितना है। तो हम स्नेल्स लॉ से कर सकते हैं। यहां हम बात करें इसका म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, स्नेल्स लॉ लगाए, 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू ये एंगल म्यू इंटू साइन, ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, ये थीटा सी है तो 90, यानी ये हुआ कॉस थीटा से। पहली इक्वेशन। ये अगर क्रिटिकल एंगल है तो रेयर मीडियम में 90 आ जाता है। हम जानते हैं जब डेंसर में क्रिटिकल होता है तो रेयर में 90 होता है। यहां भी स्नेल्स लॉ लगाएं, यहां तो 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा सी। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये 1 है। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी म्यू स्क्वायर। तो इससे म्यू मिल जाएगा। म्यू हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोले सर इस बात की से हमने क्या सीखा? बात यह है कि जब हम यहाँ थीटा एंगल पर आए और हमने म्यू अगर थीटा का वैल्यू डाल दिया यहाँ, और इस इक्वेशन से म्यू निकल जाएगा। इस ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने इतना ले लिया, तो ये होगा कि जब हम थीटा एंगल पर आएंगे तो यहाँ क्रिटिकली इंसिडेंट रहेंगे। इससे कम एंगल पर अगर हम आएंगे, इससे कम एंगल पर अगर हम आएंगे तो क्योंकि ये एंगल कम हो जाएगा, ये कम होगा तो यहाँ का एंगल बढ़ जाएगा, ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा, और बढ़कर थीटा सी से
ज्यादा हो जाएगा, और अगर ये थीटा सी से ज्यादा हो गया तो TIR हो जाएगा, और ये साइड वाले फेस से बाहर नहीं निकले। यानी इसके इधर से किसी भी एंगल पे लाइट डालें, लाइट साइड वाले फेस से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि जब वो यहां गिरेगी तो यहां उसका एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो। बट अगर हम इस तरफ से आएंगे, आई बढ़ गया है, ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा, किससे? थीटा सी से, ये लाइट बाहर आ जाएगी। तो अगर हमने कहा, जैसे एग्जांपल लूं, थीटा रखा हमने 45, तो म्यू लेना पड़ेगा √1 प्लस साइन स्क्वायर 45। साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करो 1/2, म्यू आया √3/2। इसका मतलब अगर हमने इसका म्यू √3/2 ले लिया, तो अगर हमने लाइट 45 डिग्री के पहले पहले डाली तो लाइट सरफेस से बाहर, साइड वाले फेस से बाहर नहीं आएगी, और अगर इधर डाली तो साइड वाले फेस से बाहर आई। तो अगर हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल तक की लाइट बाहर साइड वाले फेस से ना आए, तो हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग म्यू लेना पड़ेगा। एग्जाम में आता है, ब्लॉक के साइड वाले फेस से हम बाहर नहीं जाना चाहते अप टू एंगल 45, म्यू क्या लिया जाए? यहां 45 डाल दो, आंसर आ जाए। एक फिर सवाल आया एग्जाम में, हम चाहते हैं 60 डिग्री तक की लाइट साइड वाले फेस से बाहर नहीं जाए, क्या करेंगे? क्या म्यू लें? थीटा का वैल्यू क्या डाल देंगे? 60 डिग्री। तो जो वैल्यू निकलेगी उतना म्यू अगर हमने ले लिया तो अप टू 60 डिग्री की लाइट साइड वाले फेस से बाहर नहीं जाएगी। फिर अगर मैं आपसे पूछता, आया हुआ सवाल भी है, कोई भी लाइट साइड वाले सरफेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या करें? सभी को मना करना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना है? 90। यानी हम 90 डिग्री तक की लाइट को बाहर नहीं चाहते, किसी को भी बाहर नहीं चाहते, तो थीटा का वैल्यू क्या डालूं? 90। क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। इसका मतलब म्यू का वैल्यू अगर मैंने √2 या उससे ज्यादा ले लिया, तो फिर आप यहां पर किसी भी एंगल पे आ जाइए, आप साइड वाले फेस से एग्जिट नहीं करेंगे, आपका TIR हो। तो ये रिलेशन जो हमने निकाला है, ये काम आएगा। तो अगर हम कोई सिंपल सोच रहे हैं, कभी भी ऐसा है फिजिक्स में, इतने एंगल के पहले TIR होता है, बाद में नहीं होता है, तो इस एंगल पे क्या होता है? क्रिटिकल इंसिडेंस। जैसे मैंने कहा 45 के पहले TIR हो, 45 के बाद TIR ना हो, तो फिर 45 में क्या हो? क्रिटिकल इंसिडेंस। ये कंसेप्ट बनता है। कभी भी कहीं ऐसी लैंग्वेज आए तो समझो उस एंगल पर इंसिडेंस क्रिटिकल रहता हो, ये हमें पकड़ना पड़ता है। और मैंने निकाल के दे दिया कि ऐसे केस में हमें म्यू कितना लेना पड़ेगा। अब इसी का एक यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में। एक बार सवाल आया, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? TIR। दूसरी सवाल था, ऑप्टिकल फाइबर में कोर का इंडेक्स ज्यादा होता है क्लेडिंग का? अब सोचेंगे। तीसरी बार सवाल आया,
कोर का इंडेक्स उन्होंने दे दिया, क्लेडिंग का इंडेक्स दे दिया, बाहर वाला पार्ट क्लेडिंग कहलाता है, अंदर वाला हिस्सा कोर कहलाता है, और पूछा इस ऑप्टिकल फाइबर का एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस बताइए। सर एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? ये तीनों सवाल आए। अब इन तीनों को मैं इसी तरह से दिमाग में लेके समझें। देखो यहां मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया, ये उसका कोर है, और ये बाहर का हिस्सा है क्लेडिंग। ये ऐसे है, यूं पेन तो कोर मान लो और मेरा हाथ क्लेडिंग मान लो, तो साइड से देखेंगे तो ऐसे लगेगा यूं। अब यहां पे लाइट डालेंगे, ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर का काम यूं समझो, ऑप्टिकल फाइबर एक ट्यूब होती है जो लाइट को ले जाती है, जैसे पानी की ट्यूब होती है, पानी ले जाती है दूर तक, ऐसे लाइट को ले जाने का पाइप है ये मान के चलो। इसमें लाइट भेज दोगे ना आप तो अमेरिका चल जाती, अमेरिका तक अपने आप अगर ये फाइबर बिछा रखा है अपन। आजकल जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं ये सब ऑप्टिकल फाइबर से, लाइट की मदद से सिग्नल जाते हैं आज। अब कोई कॉपर वायर से नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता कॉपर वायर से, सब लाइट से होता है, वही टेक्नोलॉजी। खैर वहां उस टेक्नोलॉजी पे हम नहीं जा रहे अभी, हम तो केवल ये फाइबर कैसे बनता है इस पे बात करें। तो उसमें हम क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, चाहते हैं कि यहां मुंह पे लाइट डालें, अमेरिका चल जाए, जिस एंगल तक की लाइट इस ट्यूब में आगे बढ़ जाए, दूर तक चली जाए, वो एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब वो जो लाइट इसके इधर इधर आए, कंसेप्ट पकड़ रहे होंगे, वहीं से इसके इधर से कहीं से आए, तब क्या हो? अगर वो इसके इधर से कहीं से आए तो यहां जब अंदर जाए तो ये एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो, उसका TIR होता रहे और वो कोर ही कोर में आगे बढ़ती रहे, TIR होता रहे। और जो लाइट कहीं इस एंगल से बाद में आए, वो जब यहां गिरे ये एंगल क्रिटिकल से थोड़ा कम रहे, कोर में वो लीक कर जाए, एब्जॉर्ब होके खत्म हो जाए, आगे तक ना जा पाए। तो अगर मैंने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर का एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस θA है, तो मान के चलो कि उस एंगल में कोई लाइट डालेंगे तो वो आगे जाएगी, क्योंकि वो साइड में नहीं जा पाएगी, उसका TIR होना चाहिए। जिस एंगल तक ऐसा होता है उसी का क्या नाम है? एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। आगे क्यों बढ़ रही है? TIR की वजह से। फिनोमेना कौन सा इन्वॉल्व हुआ? TIR। यहां कोर से क्लेडिंग में नहीं जाए, TIR हो जाए। हम जानते हैं TIR तभी होता है जब वो डेंस से रेयर जाना चाहती, इसका मतलब कोर हमारी डेंस होना चाहिए और क्लेडिंग हमारी रेयर होना चाहिए। वो हमें क्या करते हैं? वो हमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं, वो हमें क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं, और क्या पूछते हैं? एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। मान लो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस θA है, इसका क्या मतलब हुआ? इसके पहले TIR हो और इसके बाद में TIR ना हो। तो अगर मैं इसी पे आऊं तो क्या हो? इसी पे आऊं तो क्या हो? क्रिटिकल इंसिडेंट। अभी सिखाया। तो अगर ये एंगल ऑफ इस एक्सेप्टेंस है तो और मैं इसी एंगल पे आता हूं एग्जैक्टली, ना कम या ज्यादा, कम आऊंगा तो TIR होगा, ज्यादा आऊंगा तो TIR नहीं होगा, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस पर ही आऊंगा तो यहां एग्जैक्टली ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए? θC।
अब इसके पहले वाले का TIR हो जाएगा, बाद वाले का नहीं होगा, और वो आगे बढ़ेगी। वो हमें μ1 देंगे, μ2 देंगे और θ पूछेंगे। अब हम फिजिक्स लगाते हैं उसी तरह से जैसे वहां लगाए। क्या यहां सिलेंसला लगा सकते हैं? क्या कहता है बोलो, आपको आता है? 1 sin θ इक्वल टू μ1 sin, ये एंगल बोलो 90 माइनस θc, तो ये आया sin θ इक्वल टू μ1 cos θc, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहां लगाए। क्या ये रेयर है? होना ही है। जब रेयर में 90 होता है तब डेंसर में θc होता है, हम जानते हैं। इधर लगाओ, μ2 sin 90 रेयर साइड, डेंसर साइड μ1 sin θc। sin 90 कितना होता है? 1 μ1। इसमें cos है, इसमें sin है, स्क्वायर करके जोड़ दें तो 1 आ जाएगा। दोनों इस इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, ये हो जाएगा sin स्क्वायर θ इसका स्क्वायर करेंगे तो μ2 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो μ1 स्क्वायर। ये इक्वेशन यही है। बोले सर ये इक्वेशन यही है? हाँ, अगर आप μ2 को एयर ले लो और μ1 को म्यू ले लो तो यही तो आएगी। एक तरह से ये जो ब्लॉक है इसकी क्लेडिंग कौन है? एयर है, और मुझे क्लेडिंग में नहीं जाना है, बस सवाल ही वही है। ये भी 4 बार आ चुका है, √2 वाला सवाल जो भी मैं बोल रहा था, कोई भी नहीं जाए, ये सब सवाल आ चुके एक साथ, ये भी आ चुका। हो गया सवाल। साइन थीटा ये कितना है बोलो? इधर ले जाके अंडर रूट लेना पड़ेगा, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, तो थीटा ए आया साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ये एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है। इस नाम से नहीं पूछते हैं, कई बार बस यूं पूछ लेते हैं 30 डिग्री तक की लाइट पाइप में आगे बढ़नी चाहिए। ये नहीं कहा कि एक्सेप्टेंस एंगल बताइए, क्या कह देंगे 30 डिग्री तक की लाइट पाइप में आगे जाना चाहिए। इसका मतलब क्या पूछ लिया हमें? 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो μ1 दे देंगे बेटे तो μ2 जान लेंगे, μ2 दे दिया μ1 पूछ लेंगे, दोनों दे दिए तो कितने डिग्री तक की लाइट आगे जाएगी ये पूछ लेंगे। तो सवाल को घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, ब्लॉक के सवाल को घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। सवाल यही होता है। कभी भी आप ऑप्टिक्स में लाइन पढ़ो, इसके पहले लाइट बाहर नहीं जाती थी अब जाती है, या पहले जाती थी अब नहीं जाती है बाहर, तो मान के चलो इस एंगल पर कुछ ना कुछ क्रिटिकल है। बस ये कंसेप्ट लगाओगे और ऐसे सारे सवाल हो जाएंगे। थीटा ए के पहले TIR होता था, थीटा ए के बाद TIR नहीं होता, इसका मतलब थीटा ए पे क्या होता है? क्रिटिकल इंसिडेंस होता है। ये कंसेप्ट लगता है, फिर मैथमेटिक्स से अप्लाई कर दो, सवाल हो जाते हैं। क्लियर है भाई? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये हमने पूरा किया। अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रिज्म के बारे में। कल का टॉपिक और महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। कर्व सरफेस पढ़ाऊंगा, पावर पढ़ाऊंगा, जो आगे पूरा लेंस थ्योरी का कह दो बेस है। कल एग्जाम भी है मुझे मालूम, परसों है ना, पर जो भी है ना, ये जरूरी है। और कल क्लास का टाइम भी देख के जाना है ना, शायद मेरा 3rd या 4th में से कोई, हाँ, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रख लेना, पर वो क्लास छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब चाहे क्लास में मतलब वो क्लास आनी चाहिए, बस मैं ये जानता हूँ, नहीं आई तो आगे दिक्कत आएगी।
आज अब हम आगे पढ़ लेते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म का क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। मान लीजिए एक ये ब्लॉक है, देखिए हमने स्लेब पढ़ी, जब दोनों लेयर पैरेलल होती तो स्लेब होती, दो लेयर प्लेन सरफेस इंक्लाइंड हो जाती है तो वो प्रिज्म हो जाता है। स्लेब और प्रिज्म, स्लेब डेविएशन नहीं करती, प्रिज्म करते, बस उसी पे काम करना है। ये मेरे पास प्रिज्म है, आप सोच रहे होंगे तिकोना तो बनाए नहीं, जरूरत नहीं, प्रिज्म हर बार तिकोना हो ऐसा कोई कंसेप्ट। प्रिज्म एंगल फिर क्या लेंगे, क्योंकि इसमें 4 कोने आ गए। तो बात यह है, अगर लाइट इधर से आई, इसके बाद इस पे गिरी और निकल गई, एक रिफ्रैक्शन यहां हुआ, एक बार यहां हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल प्रिज्म एंगल। मान लो लाइट यहां से एंटर हुई, रिफ्रैक्ट होके यहां गई, फिर इधर बाहर निकल गई, ये दो सरफेस काम में आई, ये प्रिज्म एंगल। जो दो सरफेस काम में आए वो उनके बीच का एंगल प्रिज्म एंगल। कोई फिक्स नहीं होता कि साहब ऊपर बन गया वो प्रिज्म एंगल, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं कहूं यहां से लाइट आ रही है, इधर गई, यहां से बाहर निकल गई, आप कहेंगे सर ये तो इसके पैरेलल है, आप क्या करोगे? मैं कहूंगा ये प्रिज्म नहीं, स्लेब है। ऐसा भी हो सकता है लाइट यहां से आए, इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होके यहां पहुंचे, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकले। अब ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, तो स्लैब तो नहीं कह सकते। अब इन दोनों के बीच, बोले साहब ये तो दोनों तो टच ही नहीं कर रही, कोई जरूरत नहीं, खुद फिजिकली सिंपल इसको प्रोजेक्ट करो, इसे भी एक्सटेंड करो, ये प्रिज्म एंगल है। तो जो दो सरफेस इन्वॉल्व हो रही उनके बीच का जो एंगल है वो प्रिज्म एंगल है। एक बात तो यहां क्लियर की। अब इसमें हम बात करते हैं डेविएशन की, मिनिमम डेविएशन की, डिस्पर्शन की, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ये सब कुछ आगे हम बात करते हैं। पर एक प्रिज्म एंगल क्या है वो मैंने आपको यहां बताया। ये हमारे पास प्रिज्म है, मान लो ये एंगल ए। बोले साहब यहां बनाना भूल गए, जरूरी नहीं, दो सरफेस बनाना, पता नहीं यहां तो आप ऐसे ऐसे बनाओ ना, कौन कह रहा है? इससे हमें क्या मतलब, हमें तो जो दो सरफेस है वो प्लेन होनी चाहिए, हो गया हमारा तो प्रिज्म। हमें क्या मतलब यहाँ क्या डिजाइन। अब इधर से लाइट आई, I1 नाम दिया, जाना इसको इधर था, जाना इसको इधर था, डेविएशन हुआ, नॉर्मल की तरफ आती है, आप सब जानते हैं। डेंसर में गए हैं, म्यू यहां का इंडेक्स मानू तो यहां एयर माना है, नॉर्मल के पास आना है। मान लो ये R1 है, क्या पहली सरफेस ने डेविएशन किया?
कितना किया, I1 माइनस R क्लॉकवाइज। अब ये सीधा जाने वाली थी, यहां गिरी है, मीडियम चेंज हो रहा है, नॉर्मल डाल देते हैं। ये डेंस है, रेयर है, नॉर्मल से दूर जाएगी, इधर जाएगी। मान लो ये एंगल R2 है, ये एंगल I2 है। कितना डेविएशन आया, I2 माइनस, बड़े में से छोटा घटाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्या दोनों क्लॉकवाइज, टोटल डेविएशन जोड़ने से आएगा। या कंसेप्ट वही याद आ गया, पहले भी किया इस तरह से। तो टोटल डेविएशन इन दोनों का सम किया, I1 प्लस I2, R1 प्लस R2। मैंने सिखाया था कि इन दोनों का सम ए के बराबर, याद आया। तो डेविएशन आया I1 प्लस I2 माइनस ए। क्योंकि हम जानते हैं R1 और R2 का सम ए होता है। यानी I1 प्लस I2 डेविएशन प्लस ए के बराबर। इन दोनों का सम करके ए माइनस कर दे तो डेविएशन आ जाएगा, और डेविएशन दे रखा है तो ए आ जाए। ये रिलेशन है आपस में। इस डायग्राम को देख के एक बात और समझ में आती, जैसे मैं इधर से आ रहा था, इधर निकल गया, ये डेविएशन। अब अगर मैं इधर से आता यूं, तो क्या लाइट अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करती? इस रास्ते से होके क्या इधर नहीं जाती? तो डेविएशन इतना ही आता। इसका मतलब ये हुआ कि मैं I1 पर आता हूं तब भी डेविएशन डेल्टा, और मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 रखता हूं तब भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इसका मतलब I1 एंगल पे जितना डेविएशन मिलता है उतना ही I2 पे भी मिलता है। यानी गिवन डेविएशन डेल्टा कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 एंड I2। I1 रखूंगा तब भी डेल्टा डेविएशन है, और I2 रखूंगा तब भी डेल्टा डेविएशन। अब अगर मैं ऐसा कहता हूं, एक ग्राफ बनाने की कहता हूं, इस एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल बदल के देखेंगे कि डेविएशन कितना आता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू बदलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बदलेंगे 0 से 90 तक, और डेविएशन देखेंगे। वाई एक्सिस पे मैंने डेविएशन ले ली, एक्स एक्सिस पे एंगल ले लिया, अलग अलग एंगल रखते हुए डेविएशन कितना कितना मिला, इसका एक ग्राफ बना रहा हूं। ऐसा ग्राफ आएगा, आपने हो सकता है लैब में किया भी हो, फ्रिज में रख के पिन लगा लगा के अलग अलग एंगल देख के डेविएशन देखा हो और मिनिमम डेविएशन निकाला हो। तो इधर डेविएशन और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ आता है। पहले डेविएशन कम होता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम होता है, और फिर डेविएशन बढ़ने लगता है। मान लो हमें डेल्टा डेविएशन चाहिए, क्या एंगल लेना है? तो आप कहेंगे सर डेल्टा डेविएशन की लाइन बना लो, और एक कर्व को जहां जहां कट करे उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल निकाल लो।
ये एंगल रखोगे और ये एंगल रखोगे तब आपको डेल्टा डेविएशन आ जाए। आप समझ सकते हो कि इस लाइन ने हमारे कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट किया, क्योंकि हमें ये डेल्टा डेविएशन I1 रखने पे भी मिलेगा, I2 रखने पे। फिर अगर मैं कहता हूं कि नहीं मुझे तो थोड़ा कम डेविएशन चाहिए, कितना चाहिए, डेल्टा डैश चाहिए, अब क्या एंगल लूं, लाइन बना लो, I1 डैश I2 डैश। इनमें से एक वैल्यू बड़ी, दूसरी वैल्यू कम हुई, दोनों पास पास आ रहे एंगल, दोनों का सम कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ, क्योंकि दोनों का सम a प्लस डेल्टा के बराबर होता है। a तो वही है पर डेल्टा थोड़ा कम हुआ। तो कोई आपसे पूछे थोड़ा कम डेविएशन चाहिए, I1 बढ़ेगा या कम होगा, I1 बढ़ेगा, I2 कम होगा, दोनों का सम कम होगा। बहुत एक छोटा छोटे सवाल बना लेते हैं लोग इसके। अब मैं आपसे कहूं कि यार मुझे तो डेविएशन और कम चाहिए, तो आप कहेंगे सर ध्यान रखना ऐसा नहीं आप कुछ भी मांग लो, इस वैल्यू से कम नहीं मिलेगा। और जब आप मिनिमम डेविएशन आएगा ना, तब तो इसने कर्व को एक ही जगह टच किया, क्या हो गया आखिर, ये बढ़ते बढ़ते और ये कम होते होते बराबर। यहां पर जब मिनिमम डेविएशन होता है ना, तब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाते, यानी इधर का एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता। कब की बात है, तो मिनिमम डेविएशन जब होता है, अगर हम ये सोचें क्या मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है, तो मिनिमम डेविएशन पे ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, I1 I2 के बराबर होता है। मान लो ये वैल्यू IM है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और मिनिमम डेविएशन। और क्या होगा, तो बहुत साफ आ रहा है इस डायग्राम से कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो अंदर के दो एंगल भी तो फिर बराबर ही होंगे, θ1 θ2 θ2 θ1। इसका मतलब R1 भी R2 के बराबर होगा जब मिनिमम डेविएशन होगा तब। ये सारी बातें तब है जब डेविएशन मिनिमम। क्या R1 और R2 का सम a है और दोनों बराबर भी हैं, तो एक की वैल्यू a/2, सम a है, दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब जब मिनिमम डेविएशन होता है तो ये अंदर के दोनों तरफ के एंगल बराबर भी होते हैं और इनकी वैल्यू a/2 होती, हमेशा नहीं, कब, जब डेविएशन मिनिमम। अब एक बात बताओ, जब ये इसके बराबर यानी I1 R1 के बराबर, गलत बोल रहा हूं थोड़ा, I1 I2 के बराबर, R1 R2 के बराबर, तो क्या Δ1 Δ2 के बराबर नहीं है? तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तब पहली सरफेस जितना डेविएट करती है दूसरी भी उतना ही करती है? दोनों सरफेस बराबर का डेविएशन नहीं करती है रूटीन में, तो एक अलग दूसरी अलग डेविएशन, लेकिन जब मिनिमम डेविएशन होता है तब दोनों सरफेस बराबर का डेविएशन करते। तो यहां से एक बात और पता लगी, दोनों सरफेस बराबर का डेविएशन करेगी।
और क्या हुआ मिनिमम डेविएशन पे? एक बात बताओ, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो क्या ये एंगल बराबर नहीं होंगे? तो क्या ये आर्म एंगल बराबर हैं तो क्या ये आर्म इस आर्म के बराबर नहीं होगी? और अगर मेरा प्रिज्म आइसोसेलेस है जिसमें ये आर्म इस आर्म के बराबर है तो क्या ये लाइट इनसाइड द प्रिज्म इस बेस के पैरेलल नहीं होगी? तो मिनिमम डेविएशन होता है तब आइसोसेलेस प्रिज्म में लाइट इनसाइड द प्रिज्म बेस के पैरेलल होती। तो ऐसा नहीं लगता जैसे सब कुछ सिमेट्रिकल हो गया हो? पैरेलल टू बेस, सिमेट्रिकल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये बिल्कुल जैसा लगता है ये इसके मिरर इमेज, डेविएशन दोनों का बराबर। हमेशा नहीं बेटे, ये थोड़ा सा यूं बनाया मैंने जान के, थोड़ा यूं करता हूं, ये ज्यादा रखा है कम रखा है, यानी ये मिनिमम डेविएशन नहीं है। मिनिमम डेविएशन होता तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होता। आ जाएगा पहचान में कि डेविएशन मिनिमम है या नहीं है। इस तरह से हम बात करते हैं। तो ये पहचान है मिनिमम डेविएशन। अच्छा, जब मिनिमम डेविएशन हो है मान लो, तब डेल्टा मेरा मिनिमम है, तब क्या I1 IM के बराबर है? हाँ। क्या I2 भी इतना ही है? तो यहां से मिला IM की वैल्यू मिली डेल्टा M प्लस A/2। R की वैल्यू कितनी है? A/2। तो म्यू कितना लिख सकता हूं? म्यू कितना होता है? साइन I/sin R। तो साइन I का वैल्यू लिख रहा हूं डेल्टा M प्लस A/2, और R की वैल्यू साइन A/2। ये सब आप जानते हैं रिलेशन, लैब में हम यही तो करते थे, प्रिज्म एंगल निकाल लेते थे, प्रिज्म ने मिनिमम डेविएशन कितना किया, ग्राफ बना के मिनिमम डेविएशन निकालते थे और वैल्यू डाल करके ही पता लगा लेते थे कि प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो कोई प्रिज्म एंगल दे दे और मिनिमम डेविएशन दे दे तो इस रिलेशन से हम म्यू निकाल सकते हैं उस मटेरियल का जिसका ये प्रिज्म बना हुआ है। सवाल आता है, न्यूमेरिकल आता है। प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी देना है वैल्यू दे देंगे, पूछ लेंगे प्रिज्म का म्यू बताइए, इस रिलेशन से आ जाता। अब प्रिज्म एंगल अगर बहुत ही छोटा हुआ तो हम जानते हैं साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं, और साइन थीटा को अगर हमने थीटा ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा म्यू इक्वल टू डेल्टा M प्लस A/2। A/2 तो यहां से मिला डेल्टा M इक्वल टू म्यू -1 इंटू A। पर सर ये तो पहले भी आया था अपना, नॉर्मल इंसिडेंस डाला था तब भी यही वैल्यू आई थी। स्मॉल एंगल पे याद करो किए थे सवाल में, और जब आई छोटा रखा था प्रिज्म एंगल कम लिया था तब भी यही वैल्यू था। यानी ये फॉर्मूला मिनिमम पे भी लग रहा है, कम एंगल के प्रिज्म भी लग रहा है, पतले पतले प्रिज्म है तो बस ये फॉर्मूला लगा, ये सीधी सी बात है। कम एंगल पे आना जरूरी है लेकिन, तो फॉर्मूला लगेगा म्यू -1 इंटू ए, ऐसे हम सोचते। तो एक बात, एक थ्योरी हमने डेवलप की, अब इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। प्रिज्म में सवाल कैसे एग्जाम में आते हैं उनको देखते हैं, पर मेरे ख्याल से थ्योरी क्लियर होगी, क्योंकि अपना तरीका भी यही है, पहले कोई बात करते हैं तो उसके पहले उसको समझते हैं कि बात क्या है, कौन डेविएट करता है, कैसे करता है, कैसे बात करनी है। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ बोलिए।
ये स्मॉल एंगल का प्रिज्म है तो ये लगाना है, वरना नहीं लगाना है। जब साइन थीटा को थीटा ले सके तो काम में लेना। ऑनलाइन क्लियर है? आगे बात करें। अब मैं इसके कुछ सवाल जो हैं उन पे काम करता हूं। करें? जो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड है उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ए दे दें, मिनिमम दे दें, वैल्यू रखना और आंसर आएगा, उसको तो करने लायक चीजें ही नहीं। देखते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास एक प्रिज्म है, √2 इसका म्यू है। 45 डिग्री पर मैं मिनिमम डेविएशन लाना चाहता हूं। 45 डिग्री पर मैं मिनिमम डेविएशन लाना चाहता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 पर। बताइए प्रिज्म एंगल क्या लेना पड़ेगा और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? फॉर आई एम इक्वल टू 45 डिग्री, what is minimum deviation and what is prism angle? अगर मुझे 45 डिग्री पर मिनिमम डेविएशन मिल रहा है तो आपको बताना है कि मिनिमम डेविएशन कितना है और प्रिज्म एंगल कितना है। रिलेशन वो लिखे हैं सब सामने, पर मैं उन रिलेशन पे नहीं जा रहा। मेरे को सबसे अच्छा नियम लगता है स्नेल्स लॉ, वो काम करेगा। हो सकता है आप में ये देख लें, म्यू लगा दें, पर डेल्टा एम भी मालूम नहीं है और ए भी मालूम नहीं है, फिर क्या करें? तो इसका तरीका देखो कैसे सोचना है। √2 और 45 तो मालूम है ना, डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगाओ। 1 sin 45 कितना है भाई? sin 45 1/√2 इक्वल टू μ2 sin r। कितना है भाई sin r? r का वैल्यू। अब सवाल हो गया खत्म। बोले सर स्नेल्स लॉ सवाल हो गया। हाँ, कैसे? अगर ये 30 है और डेविएशन मिनिमम है तो ये 60 डिग्री है। अच्छा, ये 30 है और ये 45 है तो इसका डेविएशन 15 डिग्री है। और जब मिनिमम होता है तो ये 15 है तो ये भी 15 है, तो मिनिमम डेविएशन 30 आया और प्रिज्म एंगल 60 आया। सवाल हो गया। हमें किसी फॉर्मूले की कहीं जरूरत ही महसूस नहीं, कंसेप्ट से कर ली, स्नेल्स लॉ लगा। क्लियर है? ये मैं नहीं कह रहा कि उनसे नहीं होगा, पर हमें ये थोड़ी करना है कि उसी से करना जरूरी है। मुझे सबसे सरल स्नेल्स लॉ, कहीं जोर नहीं पड़ता दिमाग में। और ये मालूम है मिनिमम का मामला है तो सिमेट्री तो होना ही है, बस उसी का यूज किया, काम हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये प्रिज्म है, एंगल 60 डिग्री है, म्यू का वैल्यू √3 है, म्यू का वैल्यू √3 है।
बताइए मिनिमम डेविएशन कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आएगा और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। ये एंगल स्मॉल का मतलब होता है बेटे ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री, इससे ज्यादा पे नहीं लगाएंगे। साइन थीटा थीटा 10 डिग्री से ज्यादा पे नहीं लगता है। क्लियर? हाँ देखो, अब एक तरीका तो ये वही फार्मूले के पास जाए, क्यों बटन सिलेंसर लगा दो, मिनिमम डेविएशन का सवाल है ना। क्या हम नहीं जानते कि जब मिनिमम डेविएशन होगा तो ये इसका आधा होगा? क्या यहां सिलेंसर लग जाएगा? मान लो ये आई एम है तो 1 × sin IM इक्वल टू √3 × sin 30। √3/2 का मतलब साइन की क्या वैल्यू? 60 डिग्री। ये निकल गया। मिनिमम डेविएशन चाहिए ना, 30 डिग्री पहले नहीं किया तो 30 है, कुल मिला के 60 सवाल हो गया। यानी ये सारे सवाल जो आए हुए सवाल हैं ये सिलेंस लॉ से ज्यादा के हैं ही नहीं, और लोग रटते रहते हैं, वैल्यू रखते रहते हैं, इधर से उठा के उधर पटकते रहते हैं। मैं वो एक पेज भर देते हैं, जबकि बहुत बेसिक बात है। केवल एक कंसेप्ट यूज कर, सिमेट्री होती। और याद रखने के लिए भी हमने इतनी टेबल याद नहीं रखी, उसके लिए क्या दिमाग में लाए? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब I1 I2 के बराबर, R1 R2 के बराबर, Δ1 Δ2 के बराबर, पैरेलल टू बेस। बस एक शब्द ने पूरा खत्म कर दी बात कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो सिमेट्री होती, बस सवाल हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपके सामने सवाल कर हो रहा है। चलिए एक और सवाल करते। ये प्रिज्म है, इसका एंगल ए है। मैं चाहता हूं कि मिनिमम डेविएशन ए के बराबर ले लूं। मिनिमम डेविएशन प्रिज्म एंगल के बराबर चाहता हूं। जितना प्रिज्म एंगल है उतना मिनिमम डेविएशन चाहता हूं। पहला क्वेश्चन, IM कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लेना पड़ेगा? म्यू कितना लेना पड़ेगा? म्यू का रेंज क्या है? म्यू का कितना रेंज रखना पड़ेगा? म्यू किस वैल्यू के बीच में रखना पड़ेगा? एग्जाम में आया हुआ सवाल, म्यू का रेंज बताइए। देखो, जो फार्मूला पसंद लोग हैं वो यहां से बोलेंगे IM होगा Δm प्लस प्रिज्म एंगल बाई 2, क्योंकि Δm भी ए है। इससे मिला ए, पहला सवाल।
फिर म्यू यहां से लाएंगे, साइन a प्लस a/2 साइन a/2, तो ऊपर आ गया साइन a, नीचे आ गया साइन a/2। साइन a की वैल्यू 2 साइन a/2 कॉस a/2, और यहां से हमें मिलेगा 2 कॉस a/2। ये जवाब है। अब तीसरा म्यू का रेंज बताइए। यहां जाके गाड़ी उलझ जाएगी। ये सवाल भी आया हुआ है, ये हो गया, ये भी आया हुआ है, ये अलग आया, ये अलग आया, तो यहां तक तो हो गया सवाल। अब पूछा उन्होंने म्यू का रेंज बताइए, क्या सोचते हैं आप बताओ। कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती? कॉस की वैल्यू 0 से 1, -1 से, तो म्यू तो माइनस तो होगा नहीं, तो कहां से कहां लूं? 0 से 1, तो 0 रखूं तो 0 और 1 रखूं तो म्यू का वैल्यू 2, तो क्या म्यू की रेंज 0 से 2 बोलूं? क्या बोलूं? अब वो जो √2 बोल रहे हैं वो रटा हुआ आंसर मत बोलिए, फिर जवाब दो क्यों बोल। किसने कहा ए की वैल्यू 120 रखना प्रिज्म में मना है क्या? क्या 120 डिग्री का प्रिज्म नहीं होता? किसने कहा 120 वाला स्लेब बन जाता है? ये तो बहुत ही बड़ी बात कर दी आपने। 180 वाला स्लेब होता है, 120 में क्या दिक्कत है? क्या 120 का प्रिज्म नहीं देखा आपने? वो बहुत होता है। कॉस का वैल्यू इसलिए मना कर देंगे। अच्छा, 90 के बाद माइनस हो जाए इसलिए 90 तक लेंगे, ये लॉजिक नहीं। हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। अब समझाता हूं बात क्या है। अब इसी सवाल को हम फिर कंसेप्ट से करते हैं। वो क्या है, गुरुजी ने कह रखा, पिछले साल वालों ने √2 बोल लेना, उससे ज्यादा कुछ दिमाग लगाना थोड़ी है। वो तो मैं पूछ रहा हूं इसलिए माइनस भी याद आ रहा है, वरना उसके पहले माइनस सोचा कभी नहीं था, वरना तो उन्होंने तो स्लेब बता दिया था। परेशानी क्या है पता है? पिछले साल का रटा हुआ √2 से 2 सवाल है, मॉड्यूल में याद है मेरे को, समस्या ही है। अब देखिए बात यह है, इसी सवाल को मैं दूसरे तरह से करता हूं, अपने आप व्यू खुलता जाए। ये मैथमेटिक्स करते हैं, इसमें व्यू नहीं आता। अब हम कोई फार्मूला यूज नहीं करते, हम फिर बेसिक पे आते हैं। ये मेरे पास प्रिज्म है, अगर मुझे मिनिमम डेविएशन, जब अगर इसका एंगल ए है तो मिनिमम डेविएशन पे ये वैल्यू कितनी है? मिनिमम डेविएशन अगर ए है तो पहली सरफेस कितना डेविएट करेगी? a/2। आधा इसको करना है, आधा उसको करना है। अब अगर इसको a/2 डेविएट करना है तो इस एंगल को क्या रखूं कि a/2 डेविएशन आ जाए, ताकि दोनों का अंतर a/2 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इससे a लेना है तब ये काम होगा, यानी I को a के बराबर रखना है। अगर आपने a 120 ले लिया तो I को 120 रखना पड़ेगा। मैं I 120 नहीं रख सकता क्योंकि I तो 0 से 90 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लेन सरफेस पर 0 से 90 के अलावा हो सकता है कि हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो ये रखेंगे वही तो ये रखना है ना, तभी तो ये पॉसिबल है ना, वरना पॉसिबल ही नहीं। आप मिनिमम डेविएशन a के बराबर तभी ला पाएंगे जब I को कितना रखें, a के बराबर।
और आई कितनी रखी जा सकती है? 0 से 90, यानी ए को भी रखना है 0 से 90। तो एक बात पता लगी, वो आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे मिनिमम डेविएशन प्रिज्म एंगल के बराबर रखने के लिए प्रिज्म एंगल की रेंज क्या रख सकते हैं। अब आपका, अब इसका मतलब अब हमने उल्टा पूछ लिया ना, सवाल ही बदल दिया मैंने, तो वो सवाल आया ही नहीं अभी तक, ये मैं अपन ने सोच लिया। और वो तो ये भी तो पूछ सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन कितना रखना है प्रिज्म एंगल के बराबर, एक किस रेंज में रखा जा सकता है। जवाब आएगा 0 से 90, क्योंकि मुझे आई को ए के बराबर रखना पड़ेगा। ए पर लिमिट नहीं है, प्रिज्म 120 का ले सकते हैं, कोई मना नहीं, पर आई कैसे करूंगा 120, नहीं कर पाऊंगा, और नहीं कर पाया तो मिनिमम डेविएशन फिर ए के बराबर नहीं आ पाए। ये कंसेप्ट है। अब यहां से हम आगे बढ़ लें। अब ए पर मालूम पड़ गया, कुछ भी नहीं किया, पेन भी नहीं चलाया, केवल मैंने अभी सिर्फ ये कहा ये आधा चाहिए, डेविएशन आधा चाहिए, मेरा काम हो गया। बोले सर अभी तो ये भी तो लाओ, वो फार्मूला वो लोगे तभी तो आएगा। नहीं, चलें ला अप्लाई करो। 1 इंटू साइन ए इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए बाई 2। साइन ए क्या है? 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 म्यू साइन ए बाई 2। जवाब आया 2 कॉस ए बाई 2। अब क्योंकि मुझे पूरा अच्छी तरह मालूम है मुझे इसका रेंज क्या है, उसकी रेंज नहीं सोच रहा हूं मैं, इसकी रेंज सोच, इसकी रेंज क्या है मुझे मालूम है, इसकी रेंज हम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, करके देखो आएगी नहीं। तो अपने आप ही 0 पर 2 आ जाएगा, 90 पर 45 से √2 आ जाएगा। दैट इज म्यू मस्ट बी इन द रेंज √2 to 2। ये एक की लिमिट की वजह से नहीं है, प्रिज्म एंगल की लिमिट से नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की लिमिट से। पर हमने तो ए में डाल दिया, 120 कैसे करेंगे, 90 आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अपनी बात को सही करने के लिए हम अड़े रहते हैं, लास्ट तक अड़ना चाहिए, अच्छी बात चलिए, बात क्या है, फिर मैं कह रहा हूं रटे हुए 10 सवालों से कंपटीशन नहीं जीता जाता, 11वां ही आएगा परीक्षा में। और 60 मतलब 35 सवाल पुराने साल के आएंगे 45 में से, पर 10 जो नए आएंगे ना वो तभी आएंगे जब आता हो, वरना करे हुए सवाल से ऊपर नहीं निकल पाएगी गाड़ी। तो वो हमें आदत डालनी पड़ेगी, सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, वो जरूरी है। आगे बढ़े, एक सवाल और करें। देखिए, मान लीजिए मेरे पास प्लीज एक प्रिज्म है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है। एक कंसेप्ट और देखिए, अच्छा कंसेप्ट है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है। क्या रूल लगता है डेविएशन का, क्या रूल लगता है? म्यू -1 इंटू ए। अगर कम एंगल पे आते हैं तो म्यू -1 इंटू ए, मिनिमम भी कह दो, जो भी कहना चाहो वही वैल्यू आती है। मान लीजिए म्यू का वैल्यू है 3/2। स्मॉल एंगल पे जो लाइट आ रही है, डेविएशन कितना है, मान लो डेल्टा है। अब एक कंसेप्ट पकड़ना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट निकलेगा यहां से। डेविएशन अभी कितना है, डेल्टा है। स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, लाइट कम एंगल पे आई, डेविएशन डेल्टा है। अगर मैं इस प्रिज्म को पानी में डाल दूं तो मुझे कितना डेविएशन मिलेगा, पहले तो ये बताओ, करो। मैं इस प्रिज्म को पानी में रख के ये काम करूं, अभी डेविएशन डेल्टा है, पानी में रख के अगर ये काम करूं तो मुझे डेविएशन कितना मिलेगा?
अभी डेल्टा है, पानी में रख के एक्सपेरिमेंट करें तो डेविएशन कितना मिलेगा, ये मैंने पूछा। हाँ भाई, क्या आंसर आया? अभी डेल्टा है, बाद में ए तो दिए नहीं ना, मैं तो डेल्टा की टर्म में पूछ रहा हूँ। डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 3, डेल्टा बाई 4, डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 4, यानी ए बाई 8। कितने लोग बोलना चाहते हैं? डेल्टा बाई 4 सही आंसर। डर के मारे उसने हाथ नहीं उठाया। हाँ, तो अब बोले सर इसमें क्या खासियत, आप बड़े कह रहे थे इंपॉर्टेंट है। अभी सिखा दो, अभी तो केवल कैलकुलेशन सिखा दो। बात यह है कि ये जो सारा काम हमने किया था ना, ये मान के किया था कि प्रिज्म एयर में, और इसको म्यू लिखा था, तो 1 और म्यू लिखा था। अब पानी में डाल दिया ना, तो ये म्यू नहीं रहा, अब इसको पूरे को रखना पड़ेगा वाटर के रेस्पेक्ट। तो अभी जब हम इसको लेंगे, पहले एयर में कर रहा हूं, म्यू -1 इंटू ए। वाटर में म्यू नहीं आएगा, म्यू ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर आएगा, 9/8 आएगा। ये वैल्यू a/2 थी, ये वैल्यू a/8 है, इसको मैंने डेल्टा कहा था, तो ये हो जाएगा डेल्टा/4, यानी ये डेल्टा/4 डेविएशन करेगा। ठीक, अब एक बात बताओ, ये मेरा प्रिज्म है, एयर इसी की बात कर रहा हूं। कम एंगल पे लाइट आई थी, कितना डेविएट कर रहा था ये पहले? डेल्टा, डेल्टा डेविएट कर रहा था। किधर कर रहा था डेविएट? बेस की तरफ, देखो बेस की तरफ, क्लॉकवाइज। ऐसे ही एक यहां मैंने ले लिया, कम एंगल पे लाइट आई, क्या ये भी बेस की तरफ मोड़ेगा? कितना मोड़ेगा? डेल्टा। दोनों डेल्टा मोड़ेंगे। कंसेप्ट पकड़ना बेटे, है ना, 2-4 मिनट सोचो, बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। डेल्टा और डेल्टा दोनों डेल्टा मोड़, तो ये सीधा नहीं जाके डेल्टा मुड़ा, ये सीधा नहीं जाके डेल्टा मुड़ा, यहां मिला, लगभग सीधी लाइट थी ना, कम एंगल वाली लाइट थी ना, लगभग सीधी, जहां मिली फोकस। बोले सर ये प्रिज्म में फोकस? अरे लेंस है, यानी हमारा लेंस और कुछ नहीं है, छोटे प्रिज्म का बना हुआ है, छोटा बहुत कम एंगल का प्रिज्म। और ये जो मैं छोटा एंगल बार बार बोल रहा हूं ना, ये पैराक्सियल रेज। इसका मतलब लेंस में कहीं ना कहीं μ-1 आना चाहिए, जो प्रिज्म में आता है। आता है नहीं यार? लेंस का लेंस मेकर फार्मूला बोलो, μ-1। ये μ-1 वही तो है ये। तो जो हम लेंस की फिजिक्स पढ़ते हैं, 1/f इक्वल टू μ-1, ये वही तो ये μ-1 चल रहा है। बोले सर फिर ये डेल्टा/4 के समय क्यों बताया आपने? अब इसी का तो हमें बात करनी है। ये लेंस का फार्मूला सब जानते हैं, लेंस मेकर फार्मूला सब लोग जानते हैं ना। ये म्यू, अब ये म्यू नहीं है, इसका मतलब ये कौन है? म्यू रिलेटिव है।
अब इसको इसको देखो, समझो बात को। अब जैसे मैंने इस सिस्टम को पानी में डाला, लॉजिक समझना, तो क्या अब भी ये डेल्टा रहेगा? अरे बोले नहीं सर, अभी सिक्का है ना, ये तो डेल्टा बाई 4 हो जाता है, तो ये 1/4 ही मुड़ेगा। हाँ, ये 1/4 ही मुड़ेगा, इतना नहीं मुड़ेगा, 1/4 मुड़ेगा, ये भी 1/4 मुड़ेगा। हाँ, यही कहता है। तो अगर ये 1/4 मुड़ेगा, तो क्या 4 गुना दूर जाके नहीं मिलेगा? तो आपको नहीं लगता है कि इसकी फोकल लेंथ 4 गुना हो जाएगी? चलो लेंस मेकर फार्मूले से बात करें। मान लो ये फोकल लेंथ एयर में है 1/f 3/2 -1 1/r1 -1/r2। एयर में था तो एयर के रेस्पेक्ट में ले लिया, पर इसी लेंस को अगर मैं अब पानी में डाल दूं, तो क्या मुझे पानी के रेस्पेक्ट में म्यू नहीं लेना चाहिए? अब ये एयर का रिजल्ट है, और ये मैंने पानी में डाल के अगर इसकी फोकल लेंथ निकाली, तो मुझे मालूम है कि R1 और R2 पे थोड़े ना फर्क पड़ता है मीडियम बदलने से, पर म्यू तो अब मेरा 3/2 की जगह 9/8 आ जाएगा ना, वाटर के रेस्पेक्ट में आ जाएगा ना, और वो वैल्यू रखूंगा। बोले सर ये वो तो ऐसे ही कर रहे हो फिर तो आप, जैसे यहाँ कर रहे हो, केवल यहाँ ए था और यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2 है। मैं ये तो कहना चाह रहा हूं भाई, दोनों एक ही थ्योरी है, लेंस अलग चीज नहीं है, लेंस प्रिज्म थ्योरी से बना है। पतले प्रिज्म, जो प्रिज्म की थ्योरी है, बेसिकली वही लेंस थ्योरी को डेवलप करती है। और यहां से अपने आप लगेगा आपको, आप डिवीजन करें दोनों चीजों का, तो एफ वाटर ऊपर चला जाएगा, एफ एयर नीचे आ जाएगा, ये 1/8 है, ये 1/2 है, 8 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, और आप कह देंगे फोकल लेंथ इन वाटर इज 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। लेंस मेकर से भी ये रिजल्ट है। इसका मतलब हम साफ अब यहां से बात कर गए, क्या ये जो μ-1 × a है ना, हम क्यों इस μ-1 × a के पीछे पड़े हैं शुरू से? क्योंकि सब प्रिज्म थ्योरी पढ़ी ही इसलिए जाती है कि हमें लेंस समझ में आ जाए। ये लेंस और कुछ नहीं होते, ये छोटे एंगल के प्रिज्म होते हैं। और ये जो μ-1 लगा जाते हैं, वो पैराएक्सियल के लिए क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने, याद करो, छोटे एंगल पर ही μ-1 × a एप्लीकेबल है। तो जो छोटे एंगल पे लाइट आती है उसी को तो क्या नाम से बोलते हैं? इसीलिए तो कहते हैं लेंस के सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं ओनली फॉर पैराएक्सियल। मेरे ख्याल से थ्योरी को कनेक्ट कर दिया मैंने, कैसे ले जाती थ्योरी से। तो यहां से अब आप कभी कोई के लेंस का मीडियम में फोकल लेंथ बताओ, घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसमें म्यू को पहले एयर में है तो एयर के रेस्पेक्ट में ले लो, वाटर में है तो वाटर के रेस्पेक्ट में ले लो, और कोई दूसरा और मीडियम बता दे तो उसके रेस्पेक्ट में ले लो। इससे अलावा आगे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल उसी थ्योरी पे चलता है। लेंस के लिए अलग से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने। प्रिज्म कनेक्ट कर गया हमको वहां पे। मैंने यहां को प्रिज्म, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन ही तो है बेटे, ये भी इधर मोड़ गया, ये भी इधर मोड़ गया, हो गया काम। ये कौन सा लेंस हो गया? कन्वर्जिंग हो गया। अरे बोले सर फिर आप इनके जो है ऐसे नहीं करके इनको ऐसे मिला देते तो, ऐसे मिला देते तो, ये लाइट को कहती तुम मेरे बेस की तरफ मुड़ो, ये कहती तुम मेरे बेस की तरफ मुड़ो। अरे तो डाइवर्जिंग लेंस हो गया क्या? हो गया ना, डिजाइन बनाओ ना, ये डाइवर्जिंग लेंस ही तो है। क्लियर है? तो डाइवर्जिंग लेंस इसलिए ऐसे कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ? ऐसे सोचना। तो एक थ्योरी को मैंने कनेक्ट किया, ये कहने को Δ/4 का सवाल था, कोई मीनिंग ज्यादा नहीं था उसमें, पर कनेक्शन इसका थ्रू कर दिया हमने, कि हम यहां से कन्वे कर गए बात को कि आवर लेंस थ्योरी इज फॉर पैराएक्सियल रेज एंड लेंस कैन बी ट्रीटेड एज प्रिज्म विद स्मॉल एंगल्स। ऐसा हम बात कर सकते। क्लियर हुआ? और हम बात करें,
देखिए अब इसी में जैसे मैं आपसे कहूं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन की बात करें थोड़ी सी। और एक पॉइंट और है, अगर आज नहीं हो तो मुझे याद दिला देना कल। नॉन इमरजेंस प्रिज्म में एक सवाल बहुत आता है, कौन सा? नॉन इमरजेंस। पर पहले मैं डिस्पर्शन डेविएशन निपटा लूं, फिर आगे चलते हैं। हम जानते हैं डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू पे डिपेंड करता है डेविएशन। म्यू ज्यादा तो डेविएशन ज्यादा। मान लो मेरे प्रिज्म में व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट में सातों रंग सात थे, पर डेविएशन तो सबका बराबर नहीं होगा यार, क्योंकि वॉयलेट के लिए म्यू ज्यादा है तो वॉयलेट ज्यादा डेविएट होगा, रेड कम डेविएट होगा। सात चले थे, वॉयलेट ज्यादा मुड़ गया, रेड कम मुड़ा तो वो तो बिखर गए। ये जो रंगों का बिखरना है ना, यही तो डिस्पर्शन है। और जिस एंगल में रंग बिखरेंगे ना, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एक बहुत पहले बेसिक बात समझाऊं, फिर उसको कनेक्ट कर दूंगा फॉर्मूले से। जैसे आप यूं समझो, लाइट को इधर जाना था, डेविएशन तो होना ही था। रेड का हुआ मान लो 7 डिग्री, वायलेट का हुआ मान लो 9 डिग्री, तो सारे रंग इस 2 डिग्री में है, 7 से 9 के बीच में। ये 2 डिग्री हमारा हुआ एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। फिर मैंने आपसे कहा यार डेविएशन कितना है, तो आप कहेंगे कि सर वो तो रेड का 7 है और वॉयलेट का 9 है। वॉयलेट का ज्यादा क्यों है? म्यू ज्यादा है। तो अब आप कहेंगे सर ये तो सारे रंग अलग अलग डेविएट हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं। तो एवरेज डेविएशन कितना है? 8 मान लें। 7 और 9 का जोड़ लगा के 2 का भाग दे दें, बीच की वैल्यू 8। तो मीन डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मीन डेविएशन। डिस्पर्शन का एंगल कितना है और मीन डेविएशन? तो डिस्पर्शन के एंगल में मीन डेविएशन को डिवाइड कर दो तो क्या मिला? 1/4, 0.25। यही इस प्रिज्म के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर है। मैं फार्मूले में मैं नहीं गया बेटे, फार्मूला लिख के डराऊंगा बाद में। कुल मिला के फार्मूले से डरते ही थे फालतू, इतने याद कर लेते हैं, कैसे करूं क्या करूं? अरे कुछ नहीं है यार। रंग फैले, बता कितने डिग्री में फैले? 2 डिग्री में। कितने मुड़ गए थे यार? सब अलग अलग मुड़ रहे थे, एवरेज बता दे, 8 मुड़ रहे थे। 2/8 कर डिस्पर्शन की पावर आ जाएगी। इससे ज्यादा बात ही नहीं। अब इसको कनेक्ट करेंगे म्यू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे सोचना है वो सिखाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं ये हमारे पास प्रिज्म है, अब इसी को मैं फॉर्मूले में लेके आता हूं। लाइट आ रही है, रेड इधर आ गया, कितना डेविएट होगा रेड? डेविएशन फॉर रेड बोलो। रेड कलर के लिए म्यू -1 इंटू ए, ये रेड कलर का डेविएशन आ गया। वॉयलेट कलर के लिए, वॉयलेट कलर, रेड कलर, वॉयलेट। मैं दिखाना चाह रहा था कि अंदर भी स्प्लिटिंग है, केवल आपको बाहरी रंग दिखते हो ऐसा नहीं है। और ये वॉयलेट का डेविएशन है, ये रेड का डेविएशन है। वॉयलेट का डेविएशन कितना आएगा?
वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस प्रिज्म मटेरियल का? ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन कितना है ये बताओ, ये थीटा। इन दोनों में अंतर, ब्लू वाले में से रेड वाला एंगल माइनस कर दो, एंगल ऑफ डिस्पर्शन 2 डिग्री आया था ना वो, बस वही माइनस कर रहा हूं यहां पे। तो इसमें से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा वायलेट माइनस रेड इंटू ए, ये आया एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन है। अच्छा, वायलेट का भी म्यू है, रेड का भी म्यू है, दोनों को जोड़ के आधा कर दें तो ये एवरेज म्यू आ जाएगा, जो येलो के बराबर लिया जा सकता है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि यार मीन डेविएशन कितना हुआ, मीन वैल्यू, तो मीन म्यू ले लो। तो मीन डेविएशन हुआ म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये म्यू क्या, कौन सा म्यू है? ये वाला। या तो येलो का ले लो या वॉयलेट प्लस रेड बाई 2 कर दो। अब मुझे खुद बताओ देख करके, डिस्पर्सिव पावर बताओ क्या हुई? डिस्पर्सिव पावर थीटा बाई डेल्टा मीन, इसमें ये डिवाइड कर दो, ये मीन वैल्यू है, कितना वैल्यू आ गया? ऐसे कट जाएगा, वॉयलेट माइनस रेड अपॉन म्यू माइनस 1, ये हमारा आ गया डिस्पर्सिव पावर। तो या तो ये ऐसा डाटा दिया हो तभी डिस्पर्सिव पावर निकल जाएगा, या फिर वो क्या करेंगे पता है, वो मटेरियल का म्यू बता देंगे, प्रिज्म एंगल की तो जरूरत ही नहीं है, कह देंगे वॉयलेट कलर के लिए म्यू दे देंगे आपको, रेड के लिए दे देंगे, येलो के लिए दे देंगे, कह देंगे बताओ इसका डिस्पर्सिव पावर क्या है। तो जब आप वॉयलेट का वैल्यू डाल देना, रेड का डाल देना, येलो का डाल देना, आंसर आ जाएगा। येलो का नहीं दे तो रेड और वॉयलेट का सम करके एवरेज निकाल लेना, डाटा से डायरेक्ट पावर आ जाएगी। खास बात, पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रिज्म एंगल, डिस्पर्सिव पावर की बात कर रहा हूं। तो ये वो म्यू पर डिपेंड कर रहा है। मटेरियल ग्लास भी है तो बताना पड़ेगा कौन सा ग्लास है, क्राउन है, फ्लिंट है, बोरेक्स है, लेड है, कई तरह के ग्लास होते हैं अलग अलग। जैसे हम चश्मा बनाने जाते हैं, वो पूछे ना चाहिए हमें क्या कौन सा ग्लास काम में ले रहे, बोले सर क्या करोगे जान के, यार वो रंग नहीं फैला दे कहीं, रंग अलग करता है तो कांच तो, भाई प्रिज्म है तो प्रिज्म तो लेंस है, अभी पढ़ा अपन, और ये रंग अलग करेगा तो क्रोमेटिक एबिरेशन आगे सीखेंगे हम इसको। तो बोले सर रंग नहीं फैलवाना चाहते आप, हाँ दिखने में दिक्कत आएगी ना, क्लियर इमेज चाहिए ना, मैं क्यों चाहूंगा क्रोमेटिक एबिरेशन आए? तो फिर भाई ऐसा मटेरियल लो ना ओमेगा कम हो, क्योंकि जिसकी ओमेगा ज्यादा आएगी वो तो रंगों को फैलाएगा। ओमेगा ओमेगा कम कैसे लाऊं? ऐसा मटेरियल लूं जिसका वॉयलेट और रेड के लिए जो म्यू की वैल्यू है उसमें डिफरेंस कम हो और म्यू ज्यादा हो। आपने नोट किया होगा जब आप चश्मा बनाने जाते हैं तो कहता है वो सर ये ग्लास देखिए इसका बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, वो क्यों कह रहा है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात क्यों कर रहा है? उससे ओमेगा कम हो जाएगा, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से उसकी पावर भी ज्यादा होगी, यानी पतले लेंस से ही ज्यादा पावर आ जाएगी, और पतला लेंस होगा तो एबिरेशन कम आएगा। तो जितना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेंसेस होते हैं उतना ही वो हल्के चश्मे बनते हैं और उनमें एबिरेशन भी कम होता है, इसीलिए तो कॉस्ट बढ़ जाती है। वो ऐसा ग्लास होता है जो बहुत ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वो आपको बता देगा ना, आप बात करेंगे तो बताएगा सर ये इस क्वालिटी का, इसका म्यू इतना है, इसका म्यू इतना है, तो इससे वजन कम आएगा, ऐसे एबिरेशन कम आएगा, ऐसे जो देखा जाता है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे तो प्रिज्म बनाना है, रंगों को अलग अलग करने की डिवाइस बनानी है, कलर को फैलाना है, तो फिर तो कहेंगे सर फिर तो ओमेगा अच्छा होना चाहिए, तो फिर हम ऐसा मटेरियल लाएंगे जिसका ओमेगा ज्यादा हो। यानी हर तरह के कांच की जरूरत है,
स्पेक्ट्रम देखने के लिए अगर मुझे मटेरियल चाहिए तो हाई ओमेगा का मटेरियल लूंगा, और चश्मा बनाने के लिए, टेलीस्कोप का लेंस बनाने के लिए, कैमरे का लेंस बनाने के लिए मटेरियल चाहिए तो मुझे ओमेगा कम चाहिए। आगे और बात करूंगा, क्रोमेटिक एबरेशन के समय फिर इस बात को याद दिलाऊंगा। अच्छा लेंस में ओमेगा कम चाहिए। मेरे ख्याल से बात क्लियर। तो एक बात मैंने सिखाई। अब इस डिस्कशन से एक बात और पता लगती है कि ओमेगा कांस्टेंट है। ये कहता है कि डेविएशन हुआ तो डिस्पर्शन भी होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। आपका डेविएशन ज्यादा है तो डिस्पर्शन भी ज्यादा होगा। यानी प्रिज्म में आप ये नहीं कर सकते केवल डेविएशन हो डिस्पर्शन ना हो, या केवल डिस्पर्शन हो डेविएशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को होना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा उनका रेशियो कांस्टेंट रखना है। तो एक प्रिज्म तो डेविएट भी करेगा और डिस्पर्स भी करेगा। एक प्रिज्म से आप ये उम्मीद मत करो कि वो केवल डेविएट करे, या ये उम्मीद मत करो कि वो केवल डिस्पर्स करे। एक प्रिज्म तो डेविएट भी करेगा, डिस्पर्स भी करेगा। लेकिन हाँ, आप कॉम्बिनेशन अलाउ करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जा सकता है कि केवल डिस्पर्शन हो, डेविएशन ना हो। बोले सर ऐसा कैसे हो जाएगा? बड़ी सीधी बात है ना यार। पहला प्रिज्म अगर क्लॉकवाइज डेविएट करे, दूसरा वाला उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करे, तो नेट डेविएशन 0 आ जाएगा। उसमें क्या दिक्कत? मान लो पहले का डेविएशन है म्यू -1 इंटू ए, दूसरे का है म्यू डैश -1 इंटू ए डैश, दोनों का सम करके 0 कर दो तो नेट डेविएशन 0 आ गया। अब डेविएशन नहीं मिलेगा आपको दो के कॉम्बिनेशन से। सॉल्व करेंगे तो ए डैश आया म्यू -1 इंटू ए अपॉन म्यू डैश -1। न्यूमेरिकल आता है एग्जाम। दो मटेरियल का म्यू दे देंगे, एक प्रिज्म का एंगल दे देंगे, दूसरे का एंगल पूछेंगे, कहेंगे कि हमें डेविएशन नहीं चाहिए, तो दूसरा प्रिज्म किस एंगल का बनाया जाए? माइनस कहता है एक को आपने ऐसे रखा तो दूसरे को ऐसे रखना पड़ेगा। ताकि एक क्लॉकवाइज टर्न करे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बराबर टर्न करे, 0 डेविएशन आए। ये कंडीशन आ गई फॉर विच आई विल नॉट गेट डेविएशन, आई विल गेट ओनली डिस्पर्शन। लेकिन अगर कोई मुझसे कहता है मुझे डिस्पर्शन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, डिस्पर्शन को 0 कर देते हैं। एक प्रिज्म रंगों को फैलाता है तो दूसरे से कहेंगे यार तू मिला दे। जब तू फैला सकता है, जब तू फैला सकता है तो तू मिला भी तो सकता है। यही काम करना है। तो एक का डिस्पर्शन, दूसरे का डिस्पर्शन, दोनों का सम 0, क्योंकि मैं डिस्पर्शन नहीं चाहता हूं। नहीं चाहता हूं तो एक शर्त का पालन करवाओ जो कहता है कि ए डैश इज माइनस ऑफ म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू डैश वायलेट माइनस म्यू डैश रेड, दूसरे प्रिज्म के डाटा इनटू ए। यह भी कहता है कि ऐसे दो प्रिज्म आपको लेने पड़ेंगे, इस कंडीशन को आप फॉलो करवा दो तो आपको डिस्पर्शन नहीं मिलेगा। अगर आप डेविएशन नहीं चाहते हो तो इस कंडीशन को फॉलो करवाओ, डिस्पर्शन नहीं चाहते हो तो इस कंडीशन को फॉलो करो। पर अगर आप एक ही प्रिज्म ले रहे हो तो भाई देख, डेविएशन भी होगा, डिस्पर्शन भी होगा। दो प्रिज्म में ऐसा हो सकता है कि आपको केवल डेविएशन मिले, डिस्पर्शन नहीं मिले, या केवल डिस्पर्शन मिले, डेविएशन, ऐसा हम कह सकते। तो पूरा प्रिज्म को मैंने लिया कि प्रिज्म डिस्पर्सिव पावर क्या है। या तो एंगल थीटा दे के मीन डेविएशन से भी निकल सकती है, या म्यू से भी निकल सकती है। आप मुझे अलग अलग कलर के लिए उस लेंस के मटेरियल का म्यू कितना है वो बता दीजिए।
मैं बता दूंगा कि उसकी डिस्पर्सिव पावर क्या है। इस तरह से हम बात करें। मेरे ख्याल से क्लियर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैल्यू देंगे, ए दे देंगे तो ए डैश पूछ लेंगे, बस ये सवाल आता है। एक और पॉइंट है अपने पास, टाइम हो जाएगा। नॉन इमरजेंस, उसकी बात करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम। देखिए, जब हम नॉन इमरजेंस की बात करते हैं, पहले तो मीनिंग समझें कि नॉन इमरजेंस का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास प्रिज्म है, एंगल ए है, लाइट इधर से आई, इधर चली गई, नॉन इमरजेंस का मतलब है मैं किसी भी एंगल पे आके कोशिश करूं और अगर मैं कभी भी इधर नहीं निकल पाता हूं तो समझो नॉन इमरजेंस है। नॉर्मल आऊं, 20 डिग्री पे आऊं, 30 पे आऊं, 50 पे आऊं, 90 पे ट्राई करूं ग्रेजिंग, अगर मैं कभी भी उधर नहीं जा पाता हूं, दैट इज द कंडीशन ऑफ नॉन इमरजेंस। वो आपसे पूछता है अंडर व्हाट कंडीशन माय प्रिज्म विल शो नॉन इमरजेंस, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ ए फॉर नॉन इमरजेंस, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर नॉन इमरजेंस। हम दूसरी तरफ लाइट चाहते ही नहीं, नॉन इमरजेंस चाहते। क्या सोचना है उस बता दो। देखो, अगर लाइट इधर नहीं निकल रही है तो इसका मतलब ये जो R2 है ये बड़ा है किससे? थीटा सी से। ठीक है, मैं इसको बदलूंगा, R2 बदलेगा, कम होगा ज्यादा होगा। पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये तो कभी भी बाहर नहीं निकलती है लाइट, भाई देखो, अगर ये छोटा हो जाए थीटा सी से तो बाहर तो निकल सकती है लाइट। इसका मतलब जब ये कम से कम होता होगा तब भी ये थीटा सी से ज्यादा ही रहता होगा। इसीलिए तो ऐसा हुआ है कि किसी भी एंगल पे आने के बाद भी लाइट दूसरी तरफ नहीं गई है। कभी भी बाहर नहीं जाने का मतलब क्या हुआ? वो मिनिमम जब रहा होगा तब भी वो थीटा सी से ज्यादा रहा होगा, इसलिए बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो इसका मतलब R2 का मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली थीटा सी से ज्यादा रहा होगा। क्या हम जानते हैं कि R1 और R2 का जो जोड़ होता है वो A होता है, और जब R1 मैक्सिमम होता होगा तब R2 मिनिमम होता होगा, क्योंकि दोनों का सम फिक्स है। तो R2 की मिनिमम वैल्यू कितनी है? R2 की मिनिमम वैल्यू A माइनस R1 की मैक्सिमम वैल्यू, ये थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। अब R1 मैक्सिमम देखो, ये इस पे डिपेंड करता है, ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, ये मैक्सिमम करोगे तो ये भी मैक्सिमम होगा। जब रेयर में 90 होता है तो डेंसर का मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल पक्का, बस इसका मतलब ये वैल्यू थीटा सी, इसका मतलब ए वैल्यू ग्रेटर देन 2 थीटा सी। अंडर दिस कंडीशन, if you have taken your prism angle more than 2 थीटा सी, आप किसी भी एंगल पे आके ट्राई कर लो, आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ये एंगल हमेशा ही थीटा सी से ज्यादा हो। इफ यू हैव टेकन दिस प्रिज्म एंगल मोर देन 2 थीटा सी, तो एक की वैल्यू 2 थीटा सी से ज्यादा ले ली
दैट इज द कंडीशन ऑफ नॉन इमरजेंसी। फिर अगर आप ये सोच रहे हैं म्यू कितना लिया जाए, म्यू के लिए भी लिख सकते हैं, यहां से ले लेंगे। ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी है तो a/2 ग्रेटर देन थीटा सी, दोनों तरफ साइन ले लेता हूं क्योंकि साइन थीटा सी मेरी पहचान का है। कितना होता है 1/μ होता है, तो म्यू बड़ा होना चाहिए 1/sin a/2 से, यानी म्यू बड़ा होना चाहिए cosec a/2 से। दोनों सवाल एग्जाम में आए हैं 2-2 बार कम से कम। प्रिज्म में नॉन इमरजेंस के लिए या तो ऐसे बोल दो ए बड़ा होना चाहिए किससे 2 थीटा से, या फिर ऐसे बोल दो उसी बात को कहने का दूसरा तरीका म्यू बड़ा होना चाहिए कोसेक a/2 से। ये कंडीशन ऑफ नॉन इमरजेंसी। इसका मतलब अगर ये कंडीशन या ये कंडीशन आपने फॉलो करवा ली है तो आप किसी भी एंगल पे ट्राई कर लेना, यू विल नॉट एबल टू गो ऑन दी अदर साइड। फॉर एवरी एंगल ऑफ इंसिडेंस you will find your light is here, angle of incidence is always more than critical, means it will suffer total internal reflection. At the second surface you will always find total internal reflection if you have taken a more than 2 theta c or mu more than cosec a। अगर आप डेरिवेशन पे मत जाइए, आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, पर मैंने समझा के पूरी बात बता दी कैसा हुआ है। तो चलिए आज अपना टारगेट पूरा किया अपन ने। अब कल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पर टेस्ट भी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करिएगा। थैंक यू। हाँ भाई, इधर सब ठीक रहा ऑनलाइन, ऑडियो वीडियो?